So let's start with very new company वरुण बेवरेजेस, जिसका हम फाइनेंशियल ईयर 2024 का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे कि टिल 2016 से लेके 2024 तक इसने कैसा परफॉर्म किया है। इसका डेटा 25 का इसलिए नहीं है क्योंकि ये दिसंबर तक डेटा रिलीज़ करते हैं। हर फाइनेंशियल ईयर जो इनका कंप्लीट होता है वो दिसंबर तक होता है, जनवरी टू दिसंबर। सो अभी के लिए इनका दिसंबर 2025 में रिलीज़ होगा। तो टिल देन 2024 के फाइनेंशियल ईयर तक हम परफॉर्मेंस देखेंगे इस कंपनी की कि कैसा परफॉर्म कर रही है कंपनी, क्या क्या इसने अपनी लिक्विडिटी को कैसे मैनेज किया, कैसे इसने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज किया, कैसे इसने अपना ओवरऑल कैश स्ट्रक्चर, डेट स्ट्रक्चर, अपनी रेवेन्यू को मेंटेन किया है, अपनी मार्केट कैप को कैसे ग्रो करा है, वैल्यूएशन में कैसा परफॉर्म किया है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। आप बस यहाँ से बने रहिए और हम लोग कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे और इस बेसिस पे आप खुद से डिसाइड कीजिए कि क्या ये कंपनी इन्वेस्टेबल है। मैं आपको ये सारा डेटा दे रहा हूँ, इसमें हमारा कोई सजेशन नहीं रहेगा। स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारा कोई स्टॉक सजेशन नहीं है कि आपको वरुण बेवरेजेस में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट, बिकॉज ये एक फाइनेंशियल डेटा है, इसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। हमने जस्ट इसको ट्राई करा है कि एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टर्म्स, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो 2016 से 24 तक फाइनेंशियल अगर आप डेटा देखते हैं तो नंबर्स का डेटा आइडेंटिफाई करना, उसकी हर एक चीज़ पकड़ना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप हर एक स्टेटमेंट को बार बार जाके देख रहे हैं। यहाँ पे हमने उस कंसोलिडेटेड ग्राफ को एक कस्टमाइज और एक सिक्वेंशियल मैनर में बना दिया ताकि आप परफॉर्मेंस देख पाएँ, ग्रोथ देख पाएँ, कितने परसेंटेज में चल रहा है, ये सब देख पाएँ। तो अल्टीमेटली आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपका यहाँ से पूरा हो जाता है। डिसीजन आपको बताना है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कंपनी कैसे कर रही है, कैसा परफॉर्म कर रही है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये कंपनी में इन्वेस्टेबल है या नहीं है। ठीक है, ये डिसीजन आपको लेना है, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम बात करेंगे कि कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपके आगे रख दिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए सारा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप और कंपनी का शेयर प्राइस। ये 2024 के फाइनेंशियल ईयर तक का मार्केट प्राइस है और उसका मार्केट कैप है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो सीधा सीधा आपका पहला डिसीजन क्या बनता है। कंपनी का ग्राफ देखते ही आपको लग गया होगा कि हाँ भाई, कंपनी ग्रोथ तो कर रही है। किसी भी कंपनी का चार्ट जो है ना, यहाँ से यहाँ तक जाता है, नीचे से लेके ऊपर तक, तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि भैया कंपनी तो ग्रो कर रही है, कंपनी में कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। ठीक है, हम एक बार थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं अगर ऐसा हो जाता है तो। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं और अगर आप ये देख पा रहे हैं तो यहाँ पे इनका ग्राफ ऐसा जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर तक। मतलब कंपनी ने एक भी साल ऐसा नहीं रहा जहाँ पे उसने अपनी ग्रोथ ना छोड़ी हो। ये जो डेटा है ये 1000 मिलियंस में है। मतलब कैसे लाइक अगर हम देखें यहाँ पे ही देखें, अगर हम 82,000 मिलियन है, डॉलर नहीं है, 82,000 मिलियन है। मतलब 82,000 मिलियन का इसका डेटा है, जो कि अगर हम इंडियन करेंसी में देखें तो 8,000 करोड़ का बिजनेस है इसका। समवेयर अराउंड एक पॉइंट अगर पीछे चले जाए तो 8,000 करोड़ का बिजनेस है। अगर आप देखें 2023 से ही इसने बहुत बड़ा जंप मारा है। अगर आप सिर्फ ये देखें ना कि 23 से अगर मैं देखूं, इसको हटा देते हैं एक बारी। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, इरेज नहीं हो रहा ना। हाँ, अब हो रहा है ना। तो अगर आप देखेंगे कंपनी ने बहुत बड़ा जंप मारा 2023 से। कंपनी की एक स्टेगनेंट ग्रोथ चल रही थी। ठीक है, अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। कंपनी की एक स्टेगनेंट ग्रोथ चल रही थी अभी तक। 2016 से अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो 2020 तक काफ़ी स्टेगनेंट ग्रोथ चल रही थी शेयर प्राइस में भी। लेकिन कंपनी ने 20 के बाद 21 में जंप मारा, 118 का शेयर प्राइस आया, मार्केट कैप बढ़ गया, मार्केट कैप फिर बढ़ा 264 के शेयर प्राइस पे 11,500 मिलियन हुआ डेटा। फिर जंप मारा एंड देन फिर जंप मारा। अभी करंट जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 500 550 के बीच में चल रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे
तो 2024 में इतना बड़ा मार्केट कैप क्रिएट करना इसके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। 25 का फाइनेंशियल क्या बताएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप यहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करें, कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। तो मार्केट कैप वाइज तो कोई डाउट नहीं है कि कंपनी ने अच्छा नहीं करा, क्योंकि कंपनी ने जितना परफॉर्म कर सकती थी अपने एंड से उसने उसका परफॉर्म किया। कंपनी की जितनी वैल्यू मार्केट में बढ़ सकती थी उसने परफॉर्म किया। इवन अगर आप देखेंगे तो 2020 में 1800 मिलियन जो इसका डेटा था वो 2350 मिलियन हो गया, मतलब 2500 मिलियन हो गया इसका डेटा। देन 3.5 11.5 32,000 जो कि 3 टाइम्स हुआ, और अब हुआ है बिल्कुल 2.5 टाइम्स, मतलब समवेयर अराउंड 90,000 से कम है, 90,000 मिलियन से कम है, लेकिन 2.5 टाइम्स तो हो चुका है। तो वरुण बेवरेजेस मार्केट कैप वाइज काफ़ी अच्छी कंपनी है। मार्केट कैप का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव होता है, मैं यहाँ पे एक बार नोट कर देता हूँ, मार्केट कैप का जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है साइज। ठीक है, साइज। तो अगर हम बात करें इसका साइज क्या है, अभी ये एक मिड कैप कंपनी है, लेकिन अगर आप आज का मार्केट कैप देखें, जो अगर हम करंट की बात करें तो करंट में इसका जो मार्केट कैप है वो लाख करोड़ के करीब पहुंच चुका है, तो अब वो लार्ज कैप में कंसिडर्ड करती है। लेकिन 24 के अराउंड इनका जो मार्केट कैप था वो मिड कैप कंपनीज में आती है, और मिड कैप कंपनीज में इसने काफ़ी अच्छा ग्रो करा है। तो अगर हम इसमें बात करें कि कंपनी का जो साइज़ की बात करें, तो ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, और मार्केट कैप का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है यूज़ करने का, वो होता है कि आपको किसी भी कंपनी का साइज़ पता चल जाए। ठीक है, और दूसरी उसकी वैल्यू पता चल जाए। वैल्यू किसी भी कंपनी की बताती है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसका शेयर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो बताता है कि कंपनी कैसे वैल्यू की जा रही है इन्वेस्टर्स के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे कंपनी की वैल्यूएशन मैट्रिक्स के बारे में। अब वैल्यूएशन मैट्रिक्स बेसिकली होती है दो चीज़ें, कंपनी की पी रेशो और कंपनी की पीबी रेशो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पी रेशो, पीबी रेशो और इसका शेयर प्राइस। जैसे जैसे शेयर प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे कंपनी की पीबी रेशो और पी रेशो बढ़ती है। पीबी रेशो का ऐसा डेटा नहीं आ रहा है बिकॉज ये बहुत ही कम था, 0 पॉइंट समथिंग से भी कम था जो रेशो बन के आती है। इसकी बुक वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो पीबी रेशो है ना वो 0.0 से भी कम थी, इसलिए वो डेटा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी की पी रेशो की तो 8 थी पी रेशो, और फिर हुई ये 11 2022 में, और अब जाके हुई है 62। तो अगर आप देखेंगे कंपनी की पी रेशो इंक्रीज हो रही है। अब ये पी रेशो बताता क्या है, पी रेशो बेसिकली बताता है कि कंपनी की जो अर्निंग्स है और कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसको इन्वेस्टर्स कैसे वैल्यू कर रहे हैं। मतलब जैसे जैसे कंपनी को इन्वेस्टर्स वैल्यू करेंगे उसका पी रेशो इंक्रीज होगा। तो पी रेशो जो पी रेशो है वो प्राइस टू अर्निंग रेशो है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है शेयर इंक्रीज हो रहा है। शेयर इंक्रीज हो रहा है मतलब इन्वेस्टर्स विलिंग है टू इन्वेस्ट इनटू मार्केट। इस कंपनी के शेयर पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो, तभी उसका शेयर प्राइस इंक्रीज होता है और कभी उसका पी रेशो इंक्रीज होता है। ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में चलता है। जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे पी रेशो एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में काम करता है। जैसे जैसे इन्वेस्टर्स विलिंग होंगे इन्वेस्ट करने के लिए वैसे वैसे शेयर प्राइस बढ़ेगा, और शेयर प्राइस जैसे बढ़ेगा उस हिसाब से पी रेशो भी बढ़ेगा। पीबी रेशो इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज यहाँ का इसका जो है 0.0 से भी कम आ रहा था, इसलिए पीबी रेशो नहीं आ रहा है। बुक वैल्यू इसकी ज़्यादा आती है लेकिन पीबी रेशो नहीं आ रहा क्योंकि 0 पॉइंट से भी कम था, इसलिए वो 0 दिखा रहा है डेटा में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कंपनी के वैल्यूएशन मैट्रिक्स के बारे में, तो कंपनी का वैल्यूएशन भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है इन्वेस्टर्स विलिंग भी है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स विलिंग नहीं होंगे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको भी नहीं करना चाहिए वहाँ पे। ऐसा केसेस माना जाता है बिकॉज उस कंपनी को कोई वैल्यू नहीं कर रहा। राइट, वैल्यूएशन मैट्रिक्स का मतलब है वैल्यू। मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या है, मार्केट कैसे वैल्यू कर रहा है, और वैल्यूएशन मैट्रिक्स का कैसे है कि इन्वेस्टर्स कैसे वैल्यू कर रहे हैं कंपनी को। ठीक है, शेयर प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है ना उस हिसाब से चीज़ें बढ़ती हैं। कंपनी की पी रेशो, पीबी रेशो, कंपनी का ओवरऑल पीएस रेशो, प्राइस टू सेल्स रेशो, कंपनी का मार्केट कैप। तो बेसिकली ये सब चीज़ें कैसे बढ़ती हैं कंपनी की, जैसे जैसे शेयर प्राइस बढ़ता है, और शेयर प्राइस कैसे बढ़ता है जैसे जैसे इन्वेस्टर्स उसको वैल्यू करते हैं। तो अभी तक हमें 2 पॉइंट तो पॉजिटिव दिखे। एक तो ये था कि यहाँ पे हम इसको
ग्रीन पॉइंट बना देते हैं कि यहाँ पे कंपनी का ये चीज़ तो ओके है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर वैल्यूएशन मैट्रिक्स में देखें तो वैल्यूएशन भी इंक्रीज हो रही है, तो हम यहाँ पे भी ग्रीन टिक कर देते हैं। अब हम बात करते हैं ROE और ROA को। अब ये ROE क्या है और ROA क्या है? सो बेसिकली अगर आप बात करेंगे कि ROE और ROA का, ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कि कंपनी ने प्रॉफिट्स के टर्म्स में इक्विटी में कितना रिटर्न कमाया और कंपनी ने प्रॉफिट्स के टर्म्स में एसेट्स में कितना निकाला, तो वो है ROA, ठीक है। ROE एंड ROA। अब थोड़ा सा हम इसको परसेंटेज टर्म्स में समझ लेते हैं और थोड़ा सा हम इसको डेटा के टर्म्स में समझ लेते हैं कि होता क्या है ये, ठीक है। इक्विटी से आप क्या समझते हैं? इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी की जो इक्विटी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कितना रिटर्न कमा के दिया, कंपनी के इक्विटी इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न परसेंटेज में मिला, और कंपनी के जो एसेट्स हैं उसके मुकाबले में प्रॉफिट्स ने कैसे उसे रिटर्न दिया, ठीक है। किसी भी कंपनी का एसेट्स बिजनेस में यूज़ होता है, अगर वो एसेट बिजनेस में यूज़ हो रहा है मतलब उससे कुछ रिटर्न्स जनरेट होंगे, तो कितना परसेंटेज एसेट्स की वजह से रिटर्न जनरेट हुआ और कितना परसेंटेज इक्विटी के टर्म्स में रिटर्न जनरेट हुआ, ये दोनों हम इसमें देखते हैं। और ये चीज़ अगर आप बात करें तो एवरेज इंडस्ट्री साइज के हिसाब से समवेयर अराउंड 10 to 15% रिटर्न ऑन इक्विटी और 10 to 15% और 20% रिटर्न ऑन एसेट्स, ये काफ़ी अच्छा रहता है। अगर किसी भी कंपनी का ROE और ROA मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट्स 10 to 15% चल रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छी कंपनी है। 10 to 15% अगर ऐसा हो रहा है तो कंपनी एक अच्छी कंपनी है। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो ये हमारा स्काई ब्लू बार है। 2016 में 2% रिटर्न था, फिर इन्होंने 12% करा। 2020 में थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, 21 में अप है, 22 में अप है, 23 में अप है, लेकिन 24 में थोड़ा डाउन हो गया। अब यहाँ पे रीज़न ये हो सकता है कि बिजनेस की ग्रोथ ज़्यादा थी, इक्विटी इन्वेस्टर्स हेविली डिप्लॉयड थे, या फिर इक्विटी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था। हो सकता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट पड़ा हो। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक मेजर शार्प डाउन है, मतलब बिल्कुल ही आधा हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी। लेकिन अगर मैं एवरेज देखता हूँ तो एवरेज चार्ट मुझे अगर देखा जाए तो इन बिटवीन 10 to 15% मुझे अभी भी दिख रहा है, ठीक है। 10 to 15% मुझे अभी भी दिख रहा है। हम इसको हटा देते हैं एक बारी। अगर आप एवरेज चार्ट को देखें तो 10 to 15% तो मुझे अभी भी दिख रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे अभी तक दिखी ही नहीं है, राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है? कंपनी के इक्विटी को कितना रिटर्न्स मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट्स के टर्म्स में इक्विटी को कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर आप देखेंगे हर एक साल का एवरेज, देखो कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो ना, तो उसका एवरेज रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्दो हमने हर साल का इसलिए डेटा लिया ताकि हर एक साल की परफॉर्मेंस पता चल पाए, क्योंकि एवरेज रेट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एवरेज रेट सबका एवरेज करके बताता है। मतलब 10 साल के डेटा को एक एवरेज रेट दे देगा, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि बीच में कहाँ कहाँ डिक्लाइन आया। अगर आप देखोगे 2016 में बिजनेस बहुत डाउन था, इसलिए हम कह सकते हैं। 2020 में कंपनी का कोविड टाइम चल रहा था, इसलिए हम रिटर्न ऑन इक्विटी कम कह सकते हैं। लेकिन इस साल इसलिए कम हुआ बिकॉज शेयर स्प्लिट हो गए थे। अगर वो शेयर स्प्लिट का डेटा, हाँ एक्चुअल में शेयर स्प्लिट का डेटा एक्चुअल में हुआ क्या था कि कंपनी के जितने भी शेयर्स थे वो डबल हो गए थे। तो उस वजह से क्या होता है कि इक्विटी का जो रिटर्न्स दिखा रहा है ना, वो थोड़ा कम दिखा रहा है, बिकॉज हमने वो डेटा एक्चुअल वाला पिक नहीं कर पाए। अब जो शेयर्स उसके स्प्लिट हो गए ना, उस वजह से वो रिटर्न थोड़ा सा कम दिखा रहा है, वरना एक्चुअल में अगर हम देखें तो 29% के करीब करीब होना था ये। तो अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ ग्रीन है, इसका मतलब है कि कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी का अच्छा होना मतलब होता है इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। 10 to 15% अगर किसी भी इन्वेस्टर को रिटर्न मिल रहा है किसी भी कंपनी में, तो वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी होती है, ठीक है। वरुण बेवरेजेस को मैं ये प्रेफर नहीं दूंगा कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, क्योंकि अभी तक हमने इसका पूरा डेटा देखा नहीं है, ना मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ। बट मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 10 to 15% एवरेज रेट पे चल रहा है। 10 to 15% एवरेज रेट पे चल रहा है।
और कंपनी का जो ROA है, कंपनी के जो ROA है वो मुझे दिख रहा है कि कम से कम 8 से 12% में चल रहा है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं साइज में ताकि आपको थोड़ा सा सही से दिखे। अगर मैं इसको कर सकता हूं तो यस आई कैन। सो मैं इसको ग्रीन में कर देता हूं बिकॉज कंपनी का ROE तो मुझे दिख रहा है, लेकिन कंपनी का जो ROA है वो मुझे इतना खास नहीं दिख रहा है। ओके ओके ओके, सो आई गॉट इट। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पे हम अलग से पॉइंट इसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं आपको एक नया पॉइंट दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो कंपनी का जो ROA है वो तो ठीक है, लेकिन कंपनी का जो ROE ठीक है, ROA में मुझे 8 से 12% का एवरेज रिटर्न दिख रहा है। तो वो मुझे एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिख रही है। अगर कंपनी का ROA इम्प्रूव हो जाता है, जो कि दिख रहा है, इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है, तो कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जा सकती है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कंपनी का ROE तो 10 to 15% एवरेज रिटर्न दे रहा है, लेकिन कंपनी का जो ROA है वो 8 से 12% दे रहा है। लेकिन लास्ट की 3 साल की परफॉर्मेंस को अगर हम कंसिडर करें तो ऐसा मुझे नहीं दिख रहा। तो अगर हम ये प्रेडिक्ट करें कि आने वाले टाइम में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, तो रिटर्न ऑन इक्विटी वाइज बहुत अच्छा है बिकॉज एवरेज रेट 10 to 15% चल रहा है। ROA जो है वो थोड़ा कंसर्निंग है, लेकिन अभी लास्ट के 3 साल में इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि 13% और थोड़ा 2% नीचे आया है, जस्ट बिकॉज मैंने आपको बताया था शेयर स्प्लिट और थोड़ा सा डेटा उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन प्रीवियस कुछ ईयर्स की वजह से यहाँ पे इसका एवरेज 8 से 12% बन रहा है, राइट। प्रीवियस के कुछ ईयर्स में यहाँ पे डेटा 4%, 5%, 8% पे था, और यहाँ पे लास्ट के 3 साल में 13% की वजह से वो 8 से 12% रिटर्न दिखा रहा है। बिकॉज एवरेज जो है हम सबका निकाल के करते हैं ना, इसीलिए ये 8 से 12% दिखा रहा है। तो कंसर्निंग पॉइंट ROA है, मतलब कंपनी के एसेट्स अभी भी फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट का रिटर्न निकालने के लिए, लेकिन लास्ट के 3 सालों में परफॉर्मेंस देखा गया है कि कंपनी के रिटर्न्स इंक्रीज हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 8% से 13% पे जाना कोई छोटी बात नहीं होती है कंपनी के लिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कंपनी का ROE अच्छा है, लेकिन ROA में थोड़ा सा कंसर्निंग है, लेकिन लास्ट के 3 साल में अच्छी परफॉर्मेंस है। तो हम 3 साल की परफॉर्मेंस को भी देखेंगे और कंपनी के ओवरऑल स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के कैश मैट्रिक्स के बारे में। अब ये अल्टीमेटली कैश मैट्रिक्स होती है, कैश मैट्रिक्स होती है कि कंपनी का बैंक में कितना बैलेंस पड़ा और उसके पास कैश कितना पड़ा, और हमने उसको टोटल कैश के साथ कंपेयर करा है। अगर आप देखेंगे 2016 में कंपनी के पास सिर्फ 700 मिलियन 700 मिलियन का कैश था, मतलब 700 मिलियन इन द सेंस कि 1000 से भी कम मिलियन कैश था इसके पास, 70 मिलियन के हिसाब से अगर हम देखें तो। आज के टाइम पे 24,000 मिलियन इसके पास कैश है, 24,500 मिलियन कैश है। मतलब 24,000 कैश होना और 2016 में बिल्कुल नेगलेक्ट कैश होना, मतलब एक बिल्कुल जीरो के करीब कैश होना, दोनों में कितना अंतर आ गया। और किसी भी कंपनी के पास कैश ज़्यादा होना उसकी लिक्विडिटी अच्छी बताता है। लिक्विडिटी किसी भी कंपनी के पास कैश होने का मतलब है लिक्विडिटी इंक्रीज होना, मतलब कंपनी के पास ज़्यादा कैश है, उससे वो अपने सारे स्मॉल एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी के पास कैश होना बहुत ही अच्छा माना जाता है बिकॉज उसकी लिक्विडिटी स्ट्रांग होती है उससे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपनीज की ये 3 मेजर रेशियोज। अब ये 3 मेजर रेशियोज क्या बताती हैं? कैश रेशो, क्विक रेशो एंड करंट रेशो। अगर हम बात करें किसी भी कंपनी के अंदर कैश रेशो क्या एक्सप्लेन करती है और क्विक रेशो क्या एक्सप्लेन करती है, तो हम प्रोबेबली क्या बात कर रहे हैं कि कंपनी के पास कितना अल्टीमेट लिक्विड कैश है।
अभी हमने ऊपर क्या बात करी, कंपनी के पास कैश कितना है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि कंपनी के अंदर कैश तो है, लेकिन उसके करंट एसेट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसके क्विक एसेट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैश रेशो के बारे में, क्योंकि वो सबसे पहले आ रहा है। तो कैश रेशो बेसिकली अगर आप देखें तो ये ग्राफ आधा सिर्फ इसी पे डेलीगेट है, और ये डेटा है 2024 का। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये रेशो होती क्या है। कैश रेशो का मतलब होता है कि इन टर्म्स ऑफ करंट लायबिलिटीज कंपनी के कैश कैसे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन टर्म्स ऑफ करंट लायबिलिटीज हाउ कैश इज परफॉर्मिंग। अब हम इसको थोड़ा सा इधर ले जाते हैं, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन से लिख देता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर नहीं, ठीक है, इतना ही ठीक है, ठीक है, इतना ही ठीक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कंपनी के कैश कैसे परफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ करंट लायबिलिटीज, तो उससे हमें मिलती है कैश रेशो। तो कैश रेशो अगर आप देखोगे हर साल बहुत ही छोटा छोटा अमाउंट था, लेकिन दिस ईयर 0.54 है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। इसका मतलब है कंपनी ने 2024 में जाके अपने आप को कैश के टर्म्स में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिया है। कैश आप ऊपर देख रहे थे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ करंट लायबिलिटीज अब आपको देखना था, तो यहाँ पे कंपनी का कैश थोड़ा सा कंसर्निंग है कि इस साल ही जाके इम्प्रूव हुआ है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो कैश की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पे जो कैश था इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा फिर से कर देते हैं ड्रॉ। अगर आप इसको ऐसे देखें तो 2016 से लेके 2023 तक कंपनी की कैश परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कंपनी की कैश परफॉर्मेंस कहाँ अच्छी हुई, 2024 में, जो कि ये है 24 का FY। बिकॉज यहाँ पे कंपनी का कैश परफॉर्मेंस अच्छा हो गया। कैश परफॉर्मेंस का अच्छा होने का मतलब होता है कंपनी के कैश इंप्रूव हो गए हैं, अपनी करंट लायबिलिटीज को मीट कर सकते हैं। 0.54 का मतलब पता है क्या है, कि कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज है ना वो 1 रुपए की है, जिसमें से 50 पैसा मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब वो चाहे जितना भी हो, लेकिन हम अगर नॉर्मल एग्जाम्पल में समझे, कंपनी के पास 1 रुपए की लायबिलिटी है, जिसके टर्म्स में 0.54 रुपीज़ मेरे पास कैश पड़ा है। तो जब आपके पास आधा तो कैश ही पड़ा है, बाकी आप अपने आधे करंट एसेट्स यूज़ कर लेना, राइट। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और ग्रीन कलर ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो क्विक एसेट्स क्विक रेशो क्या होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पॉइंट डाल देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ करंट लायबिलिटीज हाउ क्विक एसेट्स इज परफॉर्मिंग। राइट, in terms of in terms of current liabilities how quick assets is performing। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। हाँ, अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज है उसमें कैश कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसको हम थोड़ा ओहो, ठीक है। तो अगर हम बात करें कंपनी की करंट लायबिलिटीज की, तो कंपनी की करंट लायबिलिटीज की टर्म्स में क्विक एसेट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको बताता है आपका कैश क्विक रेशो। कैश रेशो की हमारी बात हो गई कि उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, तो यहाँ पे हम उसको ग्रीन टिक कर देते हैं कि 2024 में जाके वो इम्प्रूव हुआ है। अगर आप देखेंगे 2024 में कंपनी का क्विक रेशो है 1.12। अभी तक डाउनफॉल में चल रहा था, बहुत छोटे छोटे ग्राफ्स बन रहे थे, लेकिन दिस ईयर 1.12 पे आया, जो कि किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ तो हम ये मार्क कर रहे हैं कि कंपनी में क्विक रेशो तो अच्छी नहीं। वाई, उसका रीज़न बता देता हूँ। किसी भी कंपनी की जो लिक्विडिटी होती है ना वो हर साल होनी चाहिए, हर साल वो लिक्विडिटी मेंटेन करनी चाहिए।
अगर आप देखेंगे तो कंपनी की लिक्विडिटी इतनी थी ही नहीं अभी तक कि कंपनी अपने करंट लायबिलिटीज को मीट कर पाए। और इस साल भी कंपनी ने अपने आप को इम्प्रूव करा है, अच्छी बात है, इम्प्रूव करा है, आई एम नॉट सेइंग कि इम्प्रूव नहीं करा, लेकिन एज पर इंडस्ट्री एवरेज होना चाहिए 1.8, और यहाँ पे इनकी जो क्विक रेशो है वो है 1.12। इसका मतलब है कंपनी जो है अपने लिक्विडिटी को मेंटेन नहीं कर पा रही है, उसके एसेट्स जो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है, कैपेबल नहीं है कि कंपनी की लिक्विडिटी को मेंटेन कर पाए, कि उसकी करंट लायबिलिटीज ऑलमोस्ट इतनी है कि उसके सारे एसेट्स लग जाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंपनी के करंट रेशो के बारे में, क्योंकि करंट रेशो भी बेसिकली वही चीज़ होती है कि कंपनी क्विक एसेट्स और क्विक रेशो और करंट रेशो में बस इतना फ़र्क होता है कि इन्वेंट्रीज आ जाती हैं। क्विक रेशो में इन्वेंट्रीज एक्सक्लूड कर दी जाती है और करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज इंक्लूड कर दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट लिखा देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज, हाउ करंट एसेट्स आर परफॉर्मिंग। अब ये करंट एसेट्स क्या होते हैं और ये क्विक एसेट्स क्या होते हैं, तो अगर आप समझेंगे तो करंट एसेट्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कंपनी के शॉर्ट टर्म एसेट्स की परफॉर्मेंस कैसी है। शॉर्ट टर्म एसेट्स का मतलब होता है कि कंपनी के पास कितने ऐसे एसेट्स पड़े हैं जो उसकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को, कोई भी कर्जा अगर उसके पास शॉर्ट टर्म में है तो उसको वो मीट कर पाए, तो उसके लिए यूज होता है करंट लायबिलिटीज। अगर आप देखेंगे तो 2024 में इसका स्काई ब्लू कलर है, 1.73 पे आया है। इसका जो करंट रेशो है वो 1.73 पे है। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको थोड़ा रुकिए। ठीक है, आई होप आपको ये विजिबल होगा। थोड़ा हम इसको साइड भी कर रहे हैं। तो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे कंपनी के जो करंट रेशो है वो 1.73 हुई है 2024 में। 23 में 1 थी, उससे पहले 0.8, और उससे पहले तो कंपनी मैनेज ही नहीं कर पा रही थी, तभी बहुत छोटे छोटे ग्राफ बन रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि कंपनी ने 24 में आके जाके अपने आप को परफॉर्म करा, इम्प्रूव करा, लेकिन एज पर इंडस्ट्री एवरेज कंपनी की जो करंट रेशो है वो होनी चाहिए कम से कम 2.1, तब जाके माना जाता है कि ये कंपनी एक अच्छी कंपनी। 2.1 का मतलब होता है कि 2:1, 2.1:1, मतलब कि कंपनी की जो करंट लाइबिलिटीज है अगर वो 1 रुपए की है तो कंपनी के पास कम से कम 2 रुपए के करंट एसेट्स होने चाहिए, ताकि कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को मीट कर पाए। अब यहाँ पे तो कंपनी के करंट एसेट्स ही इतने वो इम्प्रूव नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से जो क्विक रेशो होनी चाहिए वो इसके करंट एसेट्स है, तो कंपनी की लिक्विडिटी तो अच्छी नहीं है। इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी इम्प्रूव हुई है, बट वी कांट से कि कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें रेड मार्क की, तो ये रेड मार्क बनता है, तो यहाँ पे भी कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी नहीं है। करंट कैश रेशो अच्छी है, 0.54 इज गुड, अभी तक इम्प्रूव नहीं थी लेकिन अब जाके हुई है एज पर इंडस्ट्री एवरेज, तो आगे आने वाले टाइम में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी इम्प्रूव कर लेगी। बट क्विक रेशो और करंट रेशो अभी तक इंडस्ट्री एवरेज भी मीट नहीं कर पाए हैं, तो कंपनी की लिक्विडिटी वाइज तो हम अभी वीक ही कहेंगे, इम्प्रूविंग स्टेज पे लेकिन स्टिल वीक है। अब नेक्स्ट आते हैं सॉल्वेंसी परसेंटेज पे। सॉल्वेंसी परसेंटेज, अभी हम बात कर रहे थे कंपनी की लिक्विडिटी, मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को कैसे कंपनी मीट कर पा रही है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि क्या कंपनी के अंदर जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं उसको कैसे मीट किया जा रहा है, उसकी परसेंटेज कैसे मीट करी जा रही है, या फिर उतना उसका कितना परसेंटेज है, इक्विटी का कितना परसेंटेज है और लाइबिलिटीज का कितना परसेंटेज है, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन में बिजनेस कैसे रन हो रहा है। अगर आप देखेंगे 2016 में कंपनी के पास 34% की इक्विटी थी। आई थिंक ये कलर आपके पास विजिबल नहीं है, तो हम इसको कर देते हैं स्काई ब्लू, ये ब्राउन, ब्राउन। ठीक है, ओके, ये आई थिंक हाँ, तो 34% की आपकी टोटल इक्विटी थी,
35% की आपकी करंट लायबिलिटीज थी और 29% की आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज थी, जो कि धीरे धीरे कंपनी की इक्विटी इंक्रीज होती जा रही है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं 72% पे जो अब आ गए और हर साल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, इसका मतलब है कंपनी अपने इंटरनल फंडिंग्स पे ज़्यादा रिलाय कर रही है और एक्सटर्नल बोरविंग्स बहुत कम कर रही है। देखो, टोटल इक्विटी का मतलब होता है इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टिंग कितनी है, इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा डाला है, और करंट लायबिलिटीज या नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब है बाहर से पैसा कितना उठाया लोन में या कोई भी लायबिलिटीज जो कंपनी का कर्जा है। और कंपनी की टोटल इक्विटी का मतलब होता है कंपनी ने अपना खुद का पैसा कितना लगाया। तो कंपनी ने अगर खुद का पैसा देखें तो 34% से 72% पे आ गई है। और अगर हम लायबिलिटीज की बात करें तो इस साल जाके इम्प्रूव हुई है। बट अभी भी अगर हम हिसाब लगाएं तो कंपनी की इक्विटी अभी भी इम्प्रूव नहीं हुई है, या कंपनी की लायबिलिटी स्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी भी कंपनी में कम से कम 20% से 25% डेट होना चाहिए। उससे ज़्यादा डेट होना कंपनी के लिए नुकसानदायक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कंपनी के अंदर जितना कम लायबिलिटीज़ और इंटरनल फंडिंग जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही कंपनी के लिए अच्छा होता है। ठीक है, ये कलर आई थिंक विजिबल नहीं है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं। 20 से 25% कंपनी की लायबिलिटीज होनी चाहिए, दोनों मिला के, करंट एंड नॉन करंट, CL प्लस NCL। तो अगर ये दोनों मिला के 20 से 25% है तो कंपनी की जो लायबिलिटीज हैं और इक्विटी स्ट्रक्चर वो ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, इक्वल प्रोपोर्शन में टोटल इक्विटी थी, इक्वल प्रोपोर्शन में लायबिलिटीज थी, और बल्कि लायबिलिटीज ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू टोटल इक्विटी, जो कि 24 में जाके इम्प्रूव हुआ है। लेकिन जब तक हमें और डेटा नहीं मिल जाता, इसका आने वाले टाइम में और डेटा नहीं मिल जाता, तब तक हम इसकी कंपनी की सॉल्वेंसी वाइज तो शो नहीं कर सकते कि कंपनी सॉल्वेंट है। मतलब कंपनी के पास खुद की फंडिंग्स बहुत कम थी अभी तक, अब जाके इम्प्रूव हुई है, और एक्सटर्नल बोरविंग्स या लाइबिलिटीज़ पे उसने रिलाय करना बंद कर दिया। अगर 25 का डेटा भी ये शो करता है, और अगर हम ये समझें कि ये इंक्रीज़ हो रहा है डेली बेसिस पे हर साल, तो हम कह सकते हैं कि कंपनी सॉल्वेंट है। लेकिन अभी के लिए हम लोग ऐसा नहीं कह सकते, तो यहाँ पे भी हमें रेड ही मार्क करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे अभी हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि कंपनी की सॉल्वेंसी अच्छी है या नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी की अभी तक मार्केट कैप, वैल्यूएशन सब ठीक रहा है, लेकिन यहाँ पे कंपनी की लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी, मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को कंपनी अभी हैंडल नहीं कर पा रही है। तो यहाँ हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। बट अगर ये इम्प्रूव कर लेती है, जैसे कि इसने 2024 में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा दिया, तो अगर ये आने वाले कुछ सालों में इम्प्रूव कर लेती है तो ये कंपनी अच्छी कंपनी कहलाएगी। फिलहाल के लिए यहाँ तक ही। आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कंपनी की इनकम स्टेटमेंट के बारे में, एंड देन विल टॉक अबाउट कंपनीज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। थैंक यू।